हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे थे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने अस्थमा के बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्टेटस अस्थमैटिकस क्या होता है, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सारा हमने देख लिया था। स्टेटस अस्थमैटिकस के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि बहुत बार एमसीक्यू के रूप में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो 3 कौन कौन से थे? पहला था न्यूमोथोरेक्स, दूसरा था अक्यूट कोर पल्मोनल, तीसरा कॉम्प्लिकेशन था रेस्पिरेटरी अटैक। ये तीनों कॉम्प्लिकेशन थे, इनको मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन किस तरीके से है। ठीक है, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो कोर पल्मोनल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे लेटर बाद में। इसी प्रेस कोर्स की सीरीज में हम थोड़ा सा डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे आने वाली 1-2 क्लासों के अंदर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कोर पल्मोनल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू द प्राइमरी डिजीज ऑफ लंग्स। लंग्स की किसी प्राइमरी डिजीज होने की वजह से हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन, हार्ट के राइट वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के जो चेंजेस आए उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? कोर पल्मोनल। इनकी वजह से जो चेंजेस आए उसको हम क्या कहेंगे? कोर पल्मोनल डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी। तीनों कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है स्टेटस अस्थमैटिकस का। उसके बाद हमने देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। तो इसमें 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन थे: सीवियर परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, के बाद आया था आपका माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, और लास्ट आया था माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा। तो ये 4 प्रकार के आपके अस्थमा के बारे में आपका क्लासिफिकेशन। आई होप किसी भी स्टूडेंट को आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, बाई मिस्टेक अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की है और उसको ये समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। लास्ट टाइम मैंने देखा था सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के जो सिम्टम्स थे उनके बारे में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, कौन सा क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से होता है, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। स्टूडेंट, अस्थमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के अंदर हम सबको अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, बस सिम्टम्स के बारे में हमने देख लिया। आज हम बात करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट। आज की जो क्लास होगी वो थोड़ी सी छोटी क्लास होगी क्योंकि इसमें सिर्फ अपन अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। तो अस्थमा के ट्रीटमेंट की बात करें, अगर अस्थमा के ट्रीटमेंट की बात करूँ तो अस्थमा के अंदर ट्रीटमेंट में अगर एक्यूट एपिसोड आ रहा है, अगर अस्थमा का अक्यूट एपिसोड है, अगर अस्थमा का अक्यूट एपिसोड है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? अक्यूट एपिसोड का मतलब है कि भाई हाँ अभी अभी एपिसोड आ रहा है, अस्थमा है, पेशेंट को अस्थमा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? तो सबसे पहले करना है प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन। प्रोवाइड द हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन क्यों देंगे? हाई फाउलर पोजीशन इसलिए देंगे क्योंकि हाई फाउलर पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है, हाई फाउलर पोजीशन का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पे हमें क्या करना है? पेशेंट को बिठाना है। 90 डिग्री एंगल पे पेशेंट को हमें बिठाना है, मतलब इस प्रकार से हम पेशेंट को बिठाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें पेशेंट को बिठाना है। तो इस प्रकार से जब पेशेंट बैठता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है और थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वहां पर जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी थी, पेशेंट को जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही थी, उसके अंदर पेशेंट को क्या मिल जाता है? रिलीफ मिल जाता है। इसलिए हम हाई पावरड पोजीशन देते हैं इन केस ऑफ अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटिंग पोजीशन इन द टू द पेशेंट की। या तो हम हाई पावरड दे सकते हैं या फिर दे सकते हैं हम सिटिंग पोजीशन टू द पेशेंट, या पेशेंट को बिठा सकते हैं। तो ये दोनों सेम सी पोजीशन आ गई। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है इस ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए आपको कभी किसी के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हो। हाँ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन जो क्वांटिटी, ठीक है, जो क्वांटिटी जो क्वांटिटी देनी है ना, जो क्वांटिटी देनी है उस क्वांटिटी के लिए कि भाई 5 लीटर देनी है, 2 से 5 देनी है, 5 से 10 देनी है, 12 से 15 देनी है, जिस लीटर की क्वांटिटी देनी है उस लीटर की क्वांटिटी के लिए हमें पेशेंट जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑलवेज स्टे विद द पेशेंट। ध्यान रखना है जब भी पेशेंट को अस्थमा का अक्यूट एपिसोड आता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस मैं तो मरने वाला हूँ,
तो इसलिए उसको क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। और जब आप भी उसको छोड़ के भाग जाओगे, यदि नर्स हो, आप अगर नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी कर रहे हो और आप भी उसको छोड़ के भाग गए, तो वो क्या करेगा? ठीक है, उसकी कंडीशन तो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, उसकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा हमें पेशेंट के साथ रहना है। पेशेंट की एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, पेशेंट की एंजाइटी को कम करने के लिए हमेशा हमें उसको रीअश्योरेंस प्रोवाइड करनी है पेशेंट को कि हाँ, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू तो सारे पॉइंट बन सकते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसमें है कि अस्थमा के अंदर, अस्थमा के एक्यूट एपिसोड के अंदर कौन सी पोजीशन रहता है, एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, सबको पता है अस्थमा के अंदर ऑक्सीजन तो एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बस पेशेंट के साथ हमेशा रहना है कि इन केस ऑफ एक्यूट एपिसोड। नेक्स्ट है कि ब्रोंको डायलेटर हमें देनी है। ड्रग कौन सी देनी है? ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर वो ड्रग होंगी जो क्या करेंगे, डायलेट द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर कौन सी ड्रग्स होंगी? वो ड्रग्स होंगी हेल्प टू डायलेट, हेल्प टू डायलेट ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर। ये वाली, ये सारे एमसीक्यू हैं, ये सारे अब आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ रहे हैं। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू एडमिनिस्टर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन केस ऑफ अस्थमा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम टू एडमिनिस्टर करते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि इन केस ऑफ अस्थमा, आप सब जानते हैं, इन केस ऑफ अस्थमा, अस्थमा के क्या अंदर क्या होता है, जो रेस्ट एयरवे है, एयरवे रेस्पिरेटरी जो एयरवे वो क्या हो जाता है? हाइपर रेस्पॉन्सिव, हाइपर रेस्पॉन्सिव। वहाँ के अंदर जो एयरवे वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? हाइपर रेस्पॉन्सिव। और हाइपर रेस्पॉन्सिव होने की वजह से मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो गया? थोड़ा सा एक्टिव हो गया। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, इम्यून सिस्टम इज हाइपर एक्टिव, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे करके, हाइपर रेस्पॉन्सिव था, इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हुआ तो वो क्या कर देगा? रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर क्या कर देता है? इन्फ्लामेशन कोज कर देता है। और इन्फ्लामेशन कोज करने के बाद जैसे वो इन्फ्लामेशन कोज करता है तो नेरोइंग होती है, एयरवे की नेरोइंग हो जाती है। एयरवे की नेरोइंग होने से क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाती है। हाइपर एक्टिव हो गया तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे, एयरवे का इन्फ्लामेशन हो गया। एयरवे का इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा? लिमिट्स द एयर एंट्री, लिमिट्स द एयर एंट्री, एयर की एंट्री लिमिटेड हो जाती है, कॉज डिस्निया, डिस्निया कॉज कर देते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है पेशेंट को होना शुरू हो जाती है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, ठीक है, अगर हम कोर्टिको क्या दे देते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड से एडमिनिस्टर कर देते हैं तो जैसे ही हम कोर्टिकोस्टेरॉइड से एडमिनिस्टर करेंगे तो यहाँ पर वो एक्ट करेगा, यहाँ पर मतलब इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं होगा। इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो एयर एंट्री नॉर्मल रहेगी और डिस्निया की प्रॉब्लम हो वो कॉज नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ अस्थमा के एक्यूट एपिसोड के अंदर हमें क्या करना होता है? पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड से एडमिनिस्टर करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, अस्कल्टेट द लंग साउंड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। हमेशा याद रखना है जब भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो, जब भी आप पेशेंट को दवाइयाँ दे रहे हो, तो उसके अंदर हमें क्या करना है? उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? उसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट के लंग्स के साउंड सुनने हैं कि भाई वहाँ पे वीजिंग और क्रैकल्स कितने थे। और ट्रीटमेंट करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या वो ट्रीटमेंट के इफेक्ट थे, ट्रीटमेंट करने के बाद क्या जो वीजिंग और जो क्रैकल्स थे, जो ऑब्स्ट्रक्शन था या जो इन्फ्लामेशन के थ्रू जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा था, वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अस्कल्टेशन करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? अस्कल्टेशन करना पड़ेगा बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, लंग्स को अस्कल्टेट करने का मेथड क्या होता है।
लंग्स को अस्कल्टेट करने का मेथड क्या होता है। तो जब भी आप किसी पेशेंट के लंग्स को एक्सकल्टेट करने जा रहे हो, स्टेथोस्कोप के थ्रू लंग साउंड सुनने जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, अस्कल्टेट द लंग, अस्कल्टेट द लंग साइड टू साइड, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड हमें क्या करना है, लंग्स को अस्कल्टेट करना। हमें क्या करना है, साइड बाई साइड लंग्स को क्या करना है, अस्कल्टेट करना है। एक बार इस साइड के लंग्स को, एक बार इस साइड के लंग्स को अस्कल्टेट करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, ये एमसीक्यू बहुत आ जाता है, ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट में है कि एजुकेट द पेशेंट टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल ट्रिगर एंड मेजर्स टू प्रिवेंट देयर अस्थमा एपिसोड। ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों के लिए क्या है कि एमसीक्यू बन रहा है, और वो एमसीक्यू क्या बन रहा है, ठीक है, वो एमसीक्यू क्या बन रहा है, वेरी मोस्ट थैंक्स, ये एमसीक्यू बन रहा है। तो एमसीक्यू ये बन रहा है कि हमें क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी पेशेंट, जो भी अस्थमा का पेशेंट है, उसको हमें क्या बोलना है, उसको बोलना है कि आपको क्या करना है, पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है। किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है कि पॉसिबल ट्रिगर्स कौन कौन से, पॉसिबल ट्रिगर्स कौन कौन से, मतलब आप जैसे मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल को डस्ट से एलर्जी है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको बोलना है कि आप एक बार जैसे मान लीजिए आप पता लगाओ इस चीज़ पर कि वजह डस्ट के एनवायरनमेंट में रहे तो आपका क्या स्टमक अटैक है, या फिर जब सीजन चेंज हो रहा होता है, सर्दियाँ आ रही होती हैं, उस समय आपको कोई चेंज है, या किसी पराग कण पोलन से आपको एलर्जी है, ठीक है, तो उस चीज़ का सबसे पहले आप पता लगाओ कि आपको एलर्जी किस वजह से है, कौन सा सब्सटेंस और कौन सा फैक्टर आपके लिए एलर्जी कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका स्टमक एपिसोड है वो ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका पता लगाओ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उससे दूर रहने के तरीके आजमाओ। उसके बाद क्या करना है, उससे दूर रहने के तरीके, भाई कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को अगर कोई डस्ट से एलर्जी है, तो उसको यही कहा जाएगा कि भैया जहाँ डस्ट है वहाँ आप मत जाओ, जहाँ डस्ट है वहाँ आप मत जाओ, अगर जाना बहुत ही ज़रूरी है तो आप मास्क का यूज़ करो, ताकि जिससे आपको अस्थमा का एपिसोड है वो ट्रिगर ना हो। तो इसलिए हमें हमेशा हमारे अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको हमें क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, पॉसिबल कॉजेज है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसका यूज करते हुए हमें अपनी डेली जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर आगे बढ़ना है। यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आ सकता है आप लोगों के लिए कि इधर नर्स हमारी क्या हेल्थ एजुकेशन होगी एक अस्थमा के पेशेंट के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट हेल्थ एजुकेशन है, आप सबको ध्यान रखना है। यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू को बनाया जा सकता है, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है। अपकमिंग यूएसआई नर्सिंग ऑफिसर है, एंड देन नॉर्सेट 7 आ रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। अस्थमा के ट्रीटमेंट में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रेश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।